नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं खबरें अब तक। खबरें अब तक में आज हम बात करेंगे ओमान के तट पर हुए अमेरिकी हमले में 3 बेकसूर हिंदुस्तानी नाविकों की मौत की। उत्तर प्रदेश में हैदराबाद के सुल्तान असुद्दीन ओवैसी की एंट्री की। और बात करेंगे ममता बनर्जी के अवैध किले तृणमूल कांग्रेस की धज्जियां उड़ाने वाली एनसीपीआई पार्टी की। इसके अलावा आखिर में बात होगी स्वास्थ्य मंत्रालय के नए और ऐतिहासिक फैसले की। लेकिन इन सभी खबरों को विस्तार से समझने से पहले चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। माफिया का सफाया मेरा सबसे प्रिय विषय, सीएम योगी ने बयां की अपनी पहली पसंद। ट्रंप के सामने समुद्री कर्मियों की मौत का मुद्दा उठाए प्रियंका गांधी की पीएम मोदी से अपील। गुरुग्राम पुलिस हिरासत में 13 बांग्लादेशी घुसपैठिए होंगे डिपोर्ट। अब बिना डॉक्टर की अनुमति के नहीं मिलेंगे सिरप, स्वास्थ्य मंत्रालय ने नियमों में किया बदलाव। सीएम भगवत मान ने खुद पर लगाए आरोपों को किया खारिज, बोले मुझे बदनाम करने की हो रही कोशिश। नीट परीक्षा के दिन सस्पेंड होंगे टेलीग्राम, केंद्र सरकार का फैसला। आगरा के एमजी रोड पर हटाई गई विवादित मजार, भारी पुलिस बल रहा तैनात। अब मदरसों में भी बायोमेट्रिक अटेंडेंस, मदरसा शिक्षा परिषद ने जारी किया आदेश। गोल्ड सिल्वर के भाव में जबरदस्त बदलाव, 1,52,900 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंचा 24 कैरेट गोल्ड। शेयर बाजार में लगातार तीसरे दिन तेजी, सेंसेक्स 544 अंक उछला, निफ्टी भी हुई मजबूत। हेडलाइंस के बाद खबरें अब तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के पहले मुद्दे के बारे में। भारतीय राजनीति में इस वक्त ऐसा भूचाल आया है जिसने देश की संसद से लेकर 7 समंदर पार अमेरिका तक खलबली मचा दी है। जी हां, ओमान के तट पर अमेरिकी हमलों में 3 बेकसूर भारतीय नाविकों की मौत क्या हुई, देश के भीतर एक ऐसा सियासी ज्वालामुखी फटा कि जिसकी आंच सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक जा पहुंची। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इस मुद्दे को लेकर पीएम मोदी पर एक ऐसा हमला बोला जिसने कूटनीति के गलियारे में सन्नाटा खींच दिया है। राहुल गांधी ने सीधे शब्दों में प्रधानमंत्री को अमेरिका का आज्ञाकारी नौकर और कंप्रोमाइज्ड पीएम तक कह डाला। दरअसल विपक्ष का आरोप है कि अमेरिका हमारे नाविकों को मार रहा है, धमकियां दे रहा है और देश के मजबूत प्रधानमंत्री चुप्पी साधे बैठे हैं। आइए जानते हैं कि आखिर इस पूरे विवाद के पीछे की इनसाइड स्टोरी क्या है। दरअसल मामला बेहद गंभीर है। अमेरिकी नौसेना और सेंट्रल कमांड ने ओमान के तट के पास लगातार 3 दिनों तक ताबड़तोड़ 3 अलग अलग हमले किए। इस अमेरिकी कार्रवाई की चपेट में एक वाणिज्य जहाज आ गया जिसमें सवार 3 भारतीय नाविकों की दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना के बाद उम्मीद थी कि अमेरिका भारत से माफी मांगेगा या फिर कम से कम अफसोस तो जताएगा ही, लेकिन ऐसा हुआ बिल्कुल उलट। अमेरिका ने उल्टा एक ऐसा बयान जारी कर दिया जिसने आग में घी डालने का काम किया। अमेरिकी अधिकारियों के तेवर ऐसे थे जैसे वो पूरी दुनिया को हाँक रहे हों। राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक के बाद एक कई पोस्ट लिखकर प्रधानमंत्री मोदी की कूटनीति की परखच्चे उड़ा दिए। उन्होंने जो लिखा वो सीधे सरकार की दुखती रग पर हाथ रखने जैसा था। राहुल गांधी ने लिखा, अमेरिकी हमलों में 3 भारतीय नाविकों की हत्या के चंद दिन बाद ना अफसोस ना माफी, उल्टा अमेरिका ने आदेश देना जारी रखा है। एक आजाद देश इस तरह की भाषा कभी नहीं सहेगा, लेकिन हमारे कंप्रोमाइज्ड पीएम चुप्पी साधे बैठे हैं, एक आज्ञाकारी नौकर की तरह सुनते हैं और आदेश मान लेते हैं। कंप्रोमाइज्ड पीएम देश की सम्मान की रक्षा नहीं करेगा, क्योंकि जो देश का अपमान करते हैं वो उन्हीं के बस में है। आपको बता दें ये पूरा विवाद तब और बढ़ गया जब 12 जून को भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बीच बातचीत हुई। विपक्ष का दावा है कि इस बातचीत के दौरान अमेरिकी विदेश मंत्री ने बेहद धमकी भरी और ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जिसे किसी भी सप्रभुक देश के लिए स्वीकार नहीं किया जा सकता। राहुल गांधी ने इसी बातचीत को ढाल बनाकर सरकार को घेरा है कि अमेरिका हम पर शासन चला रहा है और हमारी सरकार सुन रही है। सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे,
ने भी प्रधानमंत्री मोदी को आड़े हाथों लिया। खरगे ने कहा कि 3 भारतीय नाविकों की मौत पर प्रधानमंत्री की ये रहस्यमयी चुप्पी इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि उन्होंने भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा, साख और संप्रभुता को पूरी तरह से कमजोर कर दिया है। कांग्रेस ने सरकार को केवल कोसा ही नहीं बल्कि खुद बेहद कड़े कदम उठाने की मांग भी कर ली है। दरअसल कांग्रेस का कहना है कि भारत को अमेरिकी ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जेसिस ग्रीन की आगामी भारत यात्रा को तुरंत टाल देना चाहिए। विपक्ष का कहना है कि कोई भी स्वाभिमानी देश अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए सिर्फ फोन कॉल करने या हल्के फुल्के प्रेस बयान जारी करने से कहीं आगे बढ़कर कदम उठाता है। अमेरिका की इस घोषबाजी का करारा जवाब दिया जाना चाहिए। वहीं चौतरफा घिरने के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी अपनी तरफ से प्रतिक्रिया दे दी है। भारत सरकार ने कॉमर्शियल जहाज़ों और नाविकों पर किए गए इन हमलों की कड़े शब्दों में निंदा की है। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास के चार्ज डी अफेयर्स जेसन मिक्स को बाकायदा विदेश मंत्रालय में तलब किया गया और भारत ने अपनी तरफ से बहुत कड़ा रुख दर्ज करा दिया है। लेकिन विपक्ष का कहना है ये कागजी कार्रवाई काफ़ी नहीं है। देखा जाए तो असली परीक्षा इस हफ्ते में होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी हफ्ते फ्रांस जाने वाले हैं, जहां उनकी मुलाकात अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से होगी। अब पूरा देश और विपक्ष इसी बात पर नजरें गड़ाए बैठा है कि क्या पीएम मोदी फ्रांस में ट्रंप के सामने इस मुद्दे को उठाएंगे। हालांकि विपक्ष ने सीधे सीधे सवाल दाग दिया है कि क्या पीएम मोदी ओमान तट के पास हुई हमारे नाविकों की मौत और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो द्वारा इस्तेमाल की गई उस अस्वीकार्य भाषा पर भारत की कड़ी आपत्ति दर्ज कराएंगे, या फिर कूटनीति के बड़े बड़े दावों के बीच इस मामले को भी ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। खेल अब बहुत बड़ा हो चुका है। देखना यह है कि आज्ञाकारी नौकर वाले इस करारे तंज का जवाब प्रधानमंत्री मोदी अपने किस कदम से देते हैं। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में रुक कर लेते हैं अगले मुद्दे की तरफ। 2024 के लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन के बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जिस पीडीए के रथ पर सवार होकर 2027 में सत्ता का ख्वाब देख रहे हैं, उसी रथ के पहिए रोकने के लिए हैदराबाद से असुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश के मैदान में पूरी ताकत से उतरने का ऐलान कर दिया है। जी हां, इस महज एक चुनावी दौरा मत समझिए, ये उत्तर प्रदेश की सियासत का वो टर्निंग पॉइंट बनने जा रहा है जो कई बड़े सूरमाओं के समीकरणों को तहस नहस कर सकता है। बहराइच के मटेरा से ओबीसी ने जो हुकार भरी है, उसने लखनऊ से लेकर दिल्ली तक के सियासी गलियारों में हलचल तेज कर दी है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या बंगाल और बिहार की तरह ओबीसी उत्तर प्रदेश में भी विपक्ष के दलों के अरमानों पर पानी फेरने वाले हैं। आइए इस पूरे सियासी ड्रामे की इनसाइड स्टोरी को समझते हैं। बहराइच जिले के मटेरा विधानसभा क्षेत्र में जब असदुद्दीन ओबीसी मंच पर आए तो उनके तेवर बेहद आक्रामक थे। उन्होंने सिर्फ सूबे के सत्ताधारी बीजेपी पर ही निशाना नहीं साधा, बल्कि समाजवादी पार्टी को सबसे बड़े कटघरे में खड़ा कर दिया। ओबीसी ने सीधे जनता से संवाद करते हुए पूछा, जिन समाजवादी पार्टी के नेताओं को आपने अपनी आंखों का तारा बनाकर वोट दिया, उन्होंने इस इलाके के लिए क्या किया? बुनियादी सुविधाएं तक नहीं हैं, यहाँ एक ढंग का अस्पताल तक नहीं बन पाया। ओबीसी का दावा है कि अब मुस्लिम समाज का युवा जागरूक हो चुका है, वह सिर्फ वोट बैंक बनकर रहने को तैयार नहीं है, बल्कि अपनी राजनीतिक हिस्सेदारी और हक मांग रहा है। वहीं अखिलेश यादव को घेरते हुए ओबीसी ने पश्चिम बंगाल का मुद्दा उठा लिया है। उन्होंने सवाल दागा है कि जब ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को छोड़कर उनके 20 सांसद चले गए, तब अखिलेश यादव और बाकी विपक्षी पार्टियां इस मुद्दे पर खामोश क्यों रहीं? ये खामोशी आखिर किस डर की वजह से है? सुनिए। और मटेरा की जनता से अपील कर रहा हूं, आप मजलिस का साथ दीजिए। हम मर जाना पसंद करेंगे मगर अपने ईमान और आपकी मोहब्बत का सौदा नहीं करेंगे फिरका परस्त आरएसएस की ताकतों के सामने। इल्जाम हम पर लगाया जाता है मगर कारनामे कोई और करता है। बताओ अखिलेश यादव, जो ममता बनर्जी के 20 एमपी चले गए, क्यों गए वो? उनको कोई कुछ नहीं बोलता।
और असदुद्दीन अवैसी आपके हक के लिए, आपकी सियासी लीडरशिप के लिए आ रहा है, तो इन सबको डर लगता है। डरना पड़ेगा तुमको, आप डरना पड़ेगा, क्योंकि ये नौजवान अब जाग चुका है। इन नौजवानों ने ठान ली है कि इंशाअल्लाह ताला अब के बार उत्तर प्रदेश में इनके इत्तेहाद का एक इनकलाब बर्पा होगा। दरअसल ओबीसी के ये बयान सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ी चेतावनी है कि वे उन्हें हल्के में लेने की भूल कतई न करें। वे सपा के साथ किसी भी दोयम दर्जे के समझौते के हक में नहीं है। इतना ही नहीं, ओबीसी ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था और सामाजिक ताने बाने को लेकर योगी सरकार और सपा दोनों को लपेटा। योगी आदित्यनाथ सरकार की पुलिसिया कार्रवाई पर निशाना साधते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि कानून व्यवस्था के नाम पर बेगुनाह लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। सरकार को ठोक दो की नीति से नहीं बल्कि कानून के शासन से चलाना चाहिए। संभल और वाराणसी की मस्जिदों से जुड़े हालिया विवादों का जिक्र करते हुए ओबीसी ने कहा कि किसी समुदाय को टारगेट करने की कितनी भी कोशिशें कर लीजिए, इससे उस समाज की आस्था और हौसले कमजोर नहीं होने वाले हैं। आपको बता दें, इस बार ओबीसी की पार्टी केवल हवाई रैलियां करने या चुनिंदा सीटों पर लड़कर वोट कटवा का टैग लगाने के मूड में नहीं, पर्दे के पीछे एक बेहद सोची समझी और खतरनाक बिसात बिछाई जा रही है। जी हां, AIMIM ने पश्चिम उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश की उन 100 से अधिक विधानसभा सीटों को चिन्हित किया है जहां मुस्लिम आबादी 30% से लेकर 50% के बीच है। पिछले एक साल से ओबीसी की रणनीतिकार उत्तर प्रदेश के कस्बे कस्बे और गांव-गांव में जाकर बूथ स्तर पर कमेटियां खड़ी कर रहे हैं। यानी कि इस बार लड़ाई सिर्फ भाषणों की नहीं बल्कि बूथ मैनेजमेंट की भी होगी। वहीं अखिलेश के पीडीए को पंचर करने के लिए ओबीसी मायावती की बहुजन समाज पार्टी के साथ तालमेल की संभावनाएं तलाश रहे हैं। अगर उत्तर प्रदेश में दलित और मुस्लिम वोट बैंक का नया ध्रुवीकरण होता है तो ये सपा के कोर वोट बैंक के लिए सबसे बड़ा झटका साबित हो सकता है। जाहिर है, उत्तर प्रदेश की सियासत का पुराना नियम है कि मुस्लिम मतों का मामूली सा बिखराव भी पूरे सूबे की बाजी पलट देता है। मुरादाबाद, बिजनौर, संभल, रामपुर, अमरोहा जैसे जिलों में मुस्लिम आबादी 35 से 45% के बीच है। ये इलाका सपा का मजबूत गढ़ माना जाता है। आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, जौनपुर जैसे जिले में यादव मुस्लिम समीकरण के दम पर विपक्ष मजबूत रहता है। ऐसे में अगर ओबीसी इन इलाकों में केवल 10,000 से 25,000 वोट भी काटने में कामयाब हो जाते हैं तो मुकाबला त्रिकोणीय हो जाएगा। अब विपक्षी खेमे का पारंपरिक वोट बैंक सपा, कांग्रेस, बसपा और AIMIM में बटेगा तो इसका सीधा और सबसे बड़ा फायदा सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। हालांकि समाजवादी पार्टी के रणनीतिकार भी इस खतरे को भांप चुके हैं। यही वजह है कि सपा लगातार ओबीसी को भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बताकर प्रचार कर रही है। सपा का तर्क है कि ओबीसी का काम सिर्फ धर्म के नाम पर वोट बांटना है जिससे सीधे तौर पर बीजेपी को फायदा पहुंचता है। लेकिन चुनौती यह है कि अगर ओबीसी ग्राउंड पर युवाओं के जज्बात को सहलाने और उनके बीच पैठ बनाने में कामयाब रहे तो सिर्फ बी टीम का तमका लगाने से काम नहीं चलने वाला। कुल मिलाकर 2027 के चुनावी जंग जितनी सीधी दिख रही है उतनी है नहीं। अखिलेश यादव जहां लोकसभा की सफलता को दोहराकर लखनऊ के सिंहासन तक पहुंचने की उम्मीद लगाए बैठे हैं, वही ओबीसी ने उनके इस रास्ते में बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर लगा दिए हैं। अब देखना यह होगा कि मुस्लिम मतदाता अखिलेश पर भरोसा रखते हैं या फिर ओबीसी की तीखी और बेबाक रणनीति के पाले में जाते हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि अगर ओबीसी का ये दांव सही बैठा तो 2027 का रण अखिलेश यादव के लिए उम्मीद से कहीं ज्यादा पेचीदा और चुनौतीपूर्ण होने जा रहा है। सियासत के इस खेल में अभी कई और रंग देखने को मिलेंगे क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता चौंकाने में माहिर है। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में रुख कर लेते हैं अगले मुद्दे की तरफ। पश्चिम बंगाल और देश की राजनीति में एक ऐसा भूचाल आया है जिसने अच्छे
राजनीतिक पंडितों के होश उड़ा दिए हैं। ममता बनर्जी के अवैध किले माने जाने वाले तृणमूल कांग्रेस में ऐसी बगावत हुई कि देखते ही देखते पार्टी के 28 में से 20 लोकसभा सांसद पाला बदलकर अलग हो गए। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा सस्पेंस ममता बनर्जी का कमजोर होना नहीं, बल्कि एक ऐसी गुमनाम राजनीतिक पार्टी का सामने आना है जिसका नाम कल तक शायद देश के 99% लोगों ने सुना भी न था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया की, जो पार्टी कल तक चुनाव आयोग की फाइलों में धूल फांक रही थी, जिसके खाते में महज 1.25 लाख रुपए का चंदा था और जिसके उम्मीदवारों को विधानसभा चुनाव में कुल मिलाकर 1200 वोट भी नसीब हुए थे। वो अचानक रातों रात 20 सांसदों के साथ देश की 5वीं सबसे बड़ी पार्टी बनने की दहलीज पर खड़ी है। ऐसे में आइए समझते हैं कि आखिर क्यों टीएमसी के दिग्गजों ने इस गुमनाम पार्टी को चुना और इसके पीछे का असली खेल क्या है। कहते हैं राजनीति में कोई भी कदम बिना कानूनी नफा नुकसान के नहीं उठाया जाता। टीएमसी के बागी सांसदों के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी अपनी संसद सदस्यता बचाना। देश का दल बदल विरोधी कानून कहता है कि अगर कोई सांसद अपनी मर्जी से पार्टी छोड़ता है या बगावत करता है तो उसकी कुर्सी जा सकती है। इससे बचने के लिए एक ही रास्ता है कि पार्टी के कम से कम 2/3 सांसद एक साथ टूटें और किसी दूसरी पंजीकृत पार्टी में अपना विलय कर लें। टीएमसी के पास लोकसभा में कुल 28 सांसद हैं। कानूनी सदस्यता बचाने के लिए 19 सांसदों का साथ होना जरूरी था, लेकिन बागी गुट ने 20 सांसदों के समर्थन का दावा ठोक दिया। अब दूसरा पेच ये था कि ये बागी सांसद संसद के नियमों के मुताबिक कोई नया स्वतंत्र गुट या ब्लॉक नहीं बना सकते। उन्हें किसी न किसी चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड पार्टी की छतरी चाहिए ही। बस इसी कानूनी दावपेच के तहत तलाश पूरी हुई एनसीपीआई पर आकर। इस पार्टी में विलय करते ही बागी सांसदों की सदस्यता भी सुरक्षित हो गई और उन्हें संसद में एक अलग दल के रूप में पहचान मिलने का रास्ता भी साफ हो गया। वहीं इस पूरे सियासी ड्रामे का सबसे बड़ा मोड़ रविवार को आया, जब बागी गुट की अगुवाई कर रही काकोली घोष, सुदीप बंदोपाध्याय और शताब्दी राय जैसे कद्दावर नेताओं ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की। बागी सांसदों ने स्पीकर को आधिकारिक तौर पर विलय का पत्र सौंपा और संसद में अपने लिए अलग बैठने की व्यवस्था करने की मांग की। सुदीप बंदोपाध्याय ने साफ कह दिया कि उनका गुट अब पूरी तरह से एनसीपीआई का हिस्सा बन चुका है और वे संसद में एक अलग दल के तौर पर बैठेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि इस नए गुट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए को समर्थन देने का खुला ऐलान कर दिया है। काकोली घोष ने साफ शब्दों में कहा कि हम देश के विकास के लिए पीएम मोदी और एनडीए के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। अब पूरी राजनीतिक बिसात पर नजरें लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के फैसले पर टिकी हैं कि वह इस नए गुट को कब तक और किस तरह मान्यता देते हैं। वहीं अब बात करते हैं उस रहस्यमयी पार्टी की जो अचानक इस महामंथन का केंद्र बन गई। दरअसल चुनाव आयोग के रिकॉर्ड खंगालने पर जो जानकारियां सामने आई हैं वो बेहद चौंकाने वाली हैं। आपको बता दें, एनसीपीआई का गठन त्रिपुरा विधानसभा चुनाव से ठीक कुछ हफ्ते पहले 20 जनवरी 2023 को हुआ था। चुनाव आयोग ने इस एक रजिस्टर लेकिन गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के रूप में दर्ज किया। पार्टी को 7 किरणों वाली पेन की निव चुनाव चिन्ह मिला। पार्टी का दावा था कि वह त्रिपुरा के आदिवासी इलाके में वंचित और पिछड़े समुदाय के हक की लड़ाई लड़ने आई है। 2023 के त्रिपुरा चुनाव में पार्टी ने बड़ी बड़ी योजना बनाई थी, 7 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी की थी, लेकिन ऐन वक्त पर 4 सीटों पर नामांकन ही खारिज हो गए। नतीजा ये हुआ कि पार्टी सिर्फ 2 सीटों पर अपने सिंबल पर लड़ पाई और 1 सीट पर उसने निर्दलीय उम्मीदवार को समर्थन दिया। इस चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन ऐसा था कि रोना आ जाए। चाओमानू सीट महज 536 वोट मिले। कैलाश शहर सीट से 286 वोट मिले। पूरी पार्टी को कुल मिलाकर मात्र 1198 वोट मिले, यानी जमीनी स्तर पर इस पार्टी का कोई वजूद या जनाधार था ही नहीं। त्रिपुरा चुनाव खत्म होते ही ये पार्टी देश के राजनीतिक नक्शे से मानो गायब ही हो गई थी।
भले ही इस पार्टी ने अपना पहला चुनाव त्रिपुरा में लड़ा हो, लेकिन इसका रिमोट कंट्रोल और असली जड़ें पश्चिम बंगाल में छिपी हैं। यही वो कड़ी है जो टीएमसी के बागियों को इस पार्टी तक खींच कर लाई। दरअसल एनसीपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष उतिया कुंडू हैं, जो मूल रूप से पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। मज़ेदार बात यह है कि पार्टी के दस्तावेजों में उनकी पत्नी शेबली कुंडू का नाम कोषाध्यक्ष के रूप में दर्ज है। हालांकि कई जगह उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर भी पेश किया जाता है। यानी सीधे शब्दों में कहें तो ये मियाँ बीवी की जोड़ी वाली एक घरेलू पार्टी जैसी ही थी। चुनाव आयोग में इस पार्टी का जो परमानेंट एड्रेस दर्ज है वो पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले का बानीपुर इलाका है। चुनाव आयोग को सौंपी गई ऑडिट रिपोर्ट और वित्तीय दस्तावेजों के मुताबिक 2023 के चुनाव के दौरान इस पार्टी को कुल मिलाकर 1,13,000 रुपए का चंदा मिला। पार्टी ने इसी मामूली रकम से त्रिपुरा का चुनाव लड़ने का दावा किया था। वहीं अब बात करते हैं उस सबसे बड़े सस्पेंस की, जिसने इस पूरी कहानी के पीछे की स्क्रिप्ट लिखने वाले के चेहरे से पर्दा उठा दिया है। एनसीपीआई के कर्ता धर्ता उतिया कुंडू की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर जंगल में आग लगी इस तरह से वायरल हो रही है। ये तस्वीर 10 मई 2026 की बताई जा रही है, जिसमें उतिया कुंडू पश्चिम बंगाल के वर्तमान मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। उस वक्त नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे। इतना ही नहीं, उतिया कुंडू के सोशल मीडिया प्रोफाइल्स को देखने से साफ पता चलता है कि वह राजनीतिक तौर पर ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी के कट्टर विरोधी रहे हैं। वह लगातार अपने पोस्ट के जरिए टीएमसी लीडरशिप पर तीखे हमले बोलते आए हैं। ऐसे में उतिया कुंडू की शुवेंदु अधिकारी और बीजेपी से नज़दीकी की क्रोमोनोलॉजी को समझना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। राजनीतिक गलियारों में यह भी चर्चा जोरों पर है कि टीएमसी को भीतर से तोड़ने और बागियों को सेफ पैसेज देने की ये पूरी स्क्रिप्ट बहुत पहले ही तैयार की जा चुकी थी। इस पूरे घटनाक्रम से यह साबित कर दिया है कि राजनीति की बिसात पर कब कौन सा प्यादा वजीर बन जाए और कौन नहीं जानता। जो एनसीपीआई का कल तक एक अदद वोट और चंदे के लिए तरस रही थी, आज वह टीएमसी के 20 दिग्गज सांसदों की ढाल बनकर देश की सत्ता के शीर्ष गलियारों में गूंज रही है। अब देखना यह होगा कि ममता बनर्जी इस करारे झटके का जवाब बंगाल की धरती पर किस तरह देती हैं और एनडीए के पाले में आया ये नया गुट देश की संसद में क्या नया रंग दिखाता है। खैर, जाते जाते आपको एक और अहम मुद्दे से रूबरू करा देते हैं। मेडिकल स्टोर पर जाकर सीधे खांसी का सिरप खरीदने वाले अब सावधान हो जाइए। अगर आपको भी हल्की सी खांसी या सर्दी होने का खुद ही डॉक्टर बनकर मेडिकल स्टोर से सिरप खरीदकर पीने की आदत है, तो अब आपकी ये आदत बदलने पड़ेगी आपको। जी हाँ, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने दवाओं की बिक्री के नियमों में एक ऐसा ऐतिहासिक और बड़ा फेरबदल कर दिया है, जिसके बाद अब कोई भी सिरप बिना डॉक्टर की पर्ची के नहीं बेची जा सकेगी। इसमें आपकी सबसे आम कफ सिरप यानी खांसी की दवा भी शामिल है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक आधिकारिक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है, जो अब ऑफिशियली गजट में छपकर लागू होने की राह पर है। सरकार का ये कदम देश में दवाओं के बेलगाम इस्तेमाल को रोकने और मरीजों की सुरक्षा को चकाचौंध करने के लिए उठाया गया है। दवाओं की बिक्री और मैन्युफैक्चरिंग को कंट्रोल करने वाले ड्रग्स एवं कॉस्मेटिक एक्ट के तहत कुछ ऐसी श्रेणियां बनाई गई हैं जिन्हें खास छूट मिलती है। नए संशोधन के तहत सरकार ने ड्रग्स नियम 1945 के शेड्यूल के से सिरप शब्द को ही पूरी तरह से हटा दिया है। दरअसल इस एक शब्द के हटने का सीधा मतलब यह है कि अब तक जो सिरप बिना किसी सख्त नियम या बिना पर्चे के आसानी से काउंटर पर मिल जाती थी, वे अब इस छूट के दायरे से बाहर हो गई है। अब अगर आपको खांसी, सर्दी या किसी भी तकलीफ के लिए कोई सिरप चाहिए तो पहले डॉक्टर के पास जाकर बाकायदा चेकअप कराना होगा और पर्ची लिखवानी होगी। आपको बता दें, बीते कुछ समय से देश और दुनिया के कई हिस्सों में कफ सिरप की क्वालिटी और उसके साइड इफेक्ट को लेकर एक बड़ा विवाद चल रहा था। पिछले कुछ महीने में देश के कुछ राज्यों और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खराब क्वालिटी के कफ सिरप पीने की वजह से कई मासूम बच्चों की मौत की बेहद दुखद खबरें सामने आई थी। इसके बाद से ही पूरे देश में कफ सिरप की मैन्युफैक्चरिंग और उसकी खुलेआम बिक्री पर सख्त एक्शन लेने की मांग उठ रही है।
कई मामलों में ये भी देखा गया है कि लोग बिना किसी डॉक्टरी सलाह के खुद ही या बच्चों को ज़रूरत से ज़्यादा सिरप पिला देते हैं, जिससे दवाओं का ओवरडोज या गलत इस्तेमाल होता है और मरीजों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। इसी लापरवाही को रोकने के लिए सरकार ने सीधे इसकी जड़ पर वार किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस मामले पर राज्य के स्वास्थ्य विभागों के साथ कई दौर की बैठकें की। सरकार का साफ कहना है कि खासकर बच्चों के मामले में कफ सिरप का इस्तेमाल बहुत सोच समझ और केवल ज़रूरत पड़ने पर ही होना चाहिए। तो कुल मिलाकर बात यह है कि सिरप अब भी आपके नज़दीक मेडिकल स्टोर पर मिलेगी, उस पर कोई बैन नहीं लगा है, लेकिन जेब में डॉक्टर का पर्चा होगा तभी काउंटर से सिरप की बोतल आपके हाथ में आएगी। सरकार के इस कदम ने यकीनन सेल्फ मेडिकेशन पर लगाम लगेगी और कफ सिरप के नाम पर होने वाली लापरवाहियों और हादसों को रोका जा सकेगा। देखा जाए तो चाहे वो कूटनीति के मैदान में राहुल गांधी का पीएम मोदी पर आज्ञाकारी नौकर वाला करारा तंज हो, उत्तर प्रदेश की जमीन पर ओबीसी और अखिलेश के बीच छिड़ने वाली शय और मात की जंग हो, बंगाल से शुरू हुआ टीएमसी सांसदों का वो हैरत अंग्रेज बदलाव का खेल हो, या फिर आपकी सेहत से जुड़ा कफ सिरप का ये नया सरकारी फरमान, एक बात तो पूरी तरह साफ है, राजनीति की बिसात हो या आम जिंदगी का बाजार, यहाँ कब कौन सा मोहराबाजी पलट देगा और कब कौन सा नियम आपकी आदत बदल दे, कोई नहीं जानता। फिलहाल खबरें अब तक में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ। नमस्कार।